नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, तो फाइनली क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। देखिए, जिस दिन आपका सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को जारी किया गया था, उस दिन आपका पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को जारी नहीं किया गया था। उसके 2 दिन बाद यानी कि आज आपका पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, अभी तक आप लोगों ने इसके पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो इसके पीडीएफ को आप लोग जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज तो इसके पीडीएफ को आप लोग वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसे वहां पे अपलोड कर दिया है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आप सभी का फुल मार्क्स है ये आपका कितना है, 80 नंबर का एग्जाम होगा। और उसके लिए समय आपको कितना दिया जाएगा, तो समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। और कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहने वाला है, तो कुल प्रश्नों की संख्या आपका 52 रहेगा, जिसमें से आपका 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। बाकी बात यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के आपका 38 तक आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। और ये आपका टोटल 8 प्रश्न है और ये टोटल 8 प्रश्नों में से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पैटर्न था, हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पैटर्न था, उसी प्रकार से आपका इसका भी क्वेश्चन पैटर्न है। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन पैटर्न जो है इसको यहाँ पे दिया गया सामान्य निर्देश, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपका है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 1953। और याद रखिएगा, ये जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, ये इसका परिणाम है। क्योंकि देखिए जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब जा करके आपका जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो आपका वैचारिक युद्ध चल रहा था इसका आपका अंत होता है। ठीक है, तो ये इसका परिणाम है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपका स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। देखिए जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो सोवियत संघ आपका 15 देशों में टूटता है और इससे आपका क्या होता है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म होता है। तो ये भी इसका आपका क्या है, परिणाम है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका शक्ति संतुलन में बदलाव। देखिए जब आपका सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था उससे पहले आपका क्या हो रहा था, जो अमेरिका है और जो आपका सोवियत संघ है ये दोनों के बीच आपका शीत युद्ध चल रहा था और इससे क्या था, आपका शक्ति संतुलन में था। जैसे ही आपका सोवियत संघ का विघटन होता है यानी कि सोवियत संघ आपका 15 देशों में टूटता है, इससे आपका शक्ति संतुलन में भी बदलाव आता है। तो ये भी आपका इसका क्या है, परिणाम है। उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन आपका मध्य पूर्व में संकट। देखिए ये आपका सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, वही क्वेश्चन में भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग मध्य पूर्व में संकट। तो याद रखिएगा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम कौन सा नहीं है, तो मध्य पूर्व में संकट ये इसका परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन आपका 1991 में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। तो देखिए सेना के क्षेत्र में भी आपका अमेरिकी वर्चस्व है, क्योंकि सेना के क्षेत्र में भी आपका अमेरिका काफी ज्यादा पावरफुल कंट्री है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में भी है यानी कि अमेरिका सबसे ज्यादा मजबूत है, इसका जो इकोनॉमी है आपका सबसे ज्यादा है। तो आर्थिक क्षेत्र में भी है, सेना के क्षेत्र में भी है और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आपका अमेरिका का वर्चस्व है, यानी कि ये सभी क्षेत्र में आपका क्या है, अमेरिकी वर्चस्व को देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया, यानी कि नीति आयोग से पहले इसके स्थान पर कौन सा संगठन चलता था, तो इसके स्थान पर आपका योजना आयोग चलता था। जब नीति आयोग को लाया गया तो ये आपका योजना आयोग के स्थान पर ही लाया गया, यानी कि योजना आयोग को भंग करके ही आपका नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
वर्ग योजना आयोग। और याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था, इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है बच्चों, ये जो रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, तो रिलेटेड क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। और मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, मॉडल पेपर का मतलब ये हुआ, आपको एक यहाँ पे क्या दे दिया गया, ढांचा दे दिया गया, अपनी की मॉडल दे दिया गया कि आपको इस तरह का क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे। ये सारा क्वेश्चन तो आपका आएगा नहीं, लेकिन आपका इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर 80 नंबर का मॉडल पेपर जारी किया गया है तो उससे आपका 20 नंबर का ही आपका बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी बात जो आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इस वजह से मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूं, इसको आप लोग याद करते चलिए, यानी कि नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा 1971। देखिए बच्चों, जो आपका आज के वर्तमान का बांग्लादेश है, ये पहले आपका पाकिस्तान का एक भाग हुआ करता था, जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। इस पूर्वी पाकिस्तान को काट करके 1971 में एक नए देश का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 1971 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बंबई योजना का उद्देश्य क्या था, तो बंबई योजना का उद्देश्य था सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहिए, ये आपका बंबई योजना का उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। और याद रखिएगा ये जो आपका बंबई योजना है, ये कब आया था, ये आपका 1944 में आया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यानी कि इसका मुख्य फोकस था कृषि पर जोर देना। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि पर जोर देना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और ये जो पहला पंचवर्षीय योजना था, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। क्लियर है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, यानी कि जो आपका फरक्का समझौता है यह किन दो देशों के बीच हुआ था, तो फरक्का समझौता आपका भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। और याद रखिएगा ये जो आपका फरक्का समझौता है एक कब हुआ था, तो ये आपका 1996 में हुआ था। कब हुआ था, 1996 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, तो ऊर्जा संरक्षण विधेयक को आपका 2001 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 2001। क्लियर है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से आपका खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। तो याद रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफार खान को। क्लियर है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किन देशों के ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, तो जो आपका अमेरिका और ब्रिटेन है, इन दो देशों ने आपका अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका और ब्रिटेन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो पंचशील समझौते पर आपका 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि जो आपका पंचशील समझौता है ये आपका 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा 1954। और याद रखिएगा ये जो आपका पंचशील समझौता है या किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये आपका भारत और आपका चीन के बीच हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ होता है विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, ये भी होता है प्रवाह शब्द का अर्थ। साथ ही साथ आपका विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, ये भी आपका वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ होता है, यानी कि ये तीनों आपका वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि जो 1965 में आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आपका कौन सा समझौता हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका ताशकंद का समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा ताशकंद का समझौता। और ये देखिए आपका जो ताशकंद है बच्चों ये आपका कौन से देश में स्थित है। तो ये आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहां पे आपका भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में समझौता हुआ था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रख करके बनाता है। तो कोई भी राष्ट्र अपनी जो विदेश नीति को बनाता है वो क्या चीज को ध्यान में रख करके बनाता है। तो अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके बनाता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय हित। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत ने 1968 के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। तो भारत में जो आपका 1968 का जो आपका परमाणु अप्रसार संधि बच्चों इस पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपका भारत इसे आपका भेदभावपूर्ण मानता था। ठीक है। यानी कि जो 1968 के पहले ये जो आपका नीति थे बच्चों, ये जो आपका संधि था ये क्या कहता था, ये कहता था कि जो 1968 के पहले जो देश आपका परमाणु संपन्न बन गए हैं, यानी कि जो परमाणु आपका हथियार बना लिया है, ठीक है, वो हथियार आपका नष्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद कोई भी आपका क्या करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। मतलब देखो कितना होशियार था अमेरिका साहब। ये नीति उन्होंने लोग नहीं बनाया था, यानी कि संधि क्या था कि जो पहले हम लोग बना लिया अब हथियार परमाणु हथियार तो हम लोग बना लिए, अब कोई नहीं बनाएगा। ठीक है। अरे भैया तू बना लिया तो क्या हम लोग नहीं बनाएंगे क्या। इस वजह से भारत ने ये इसको भेदभावपूर्ण मानते थे। इस वजह से भारत ने आपका जो परमाणु अप्रसार संधि है 1968 का, इस पर आपका क्या क्या था, हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि भारत इसे क्या करता था, भेदभावपूर्ण मानता था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो चीन ने आपका खुले द्वार की नीति अपनाया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। और कब अपनाया था तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1978 में आपका चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 1975। और देखिए जब 1975 में आपका पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित किया गया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे तो याद रखिएगा उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकारों को कहा जाता था। तो भारत सरकार के द्वारा जो राजा महाराजाओं को जो विशेषाधिकार दिए जाते थे उसे आपका प्रिवी पर्स कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिवी पर्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। देखिए 1962 की एक घटना है जिसमें क्या हुआ था, जो आपका सोवियत संघ है ये अमेरिका के आगे एक छोटा सा देश है क्यूबा। ठीक है। वहां पे क्या किया था, अमेरिका को मारने के लिए वहां पे आपका परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया था। तो याद रखिएगा 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात किया था तो याद रखिएगा सोवियत संघ ने। ठीक है। और इस घटना को क्या कहा जाता है तो इस घटना को आपका क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था तो याद रखना है कि क्यूबा मिसाइल संकट आपका 1962 में हुआ था, जिसमें क्यूबा देश नामक देश में सोवियत संघ ने क्या किया था, परमाणु मिसाइलें तैनात किया था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता आपका कब हुआ था तो ये आपका शिमला समझौता कब हुआ था तो ये आपका 3 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था 3 जुलाई 1972 को आपका भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 3 जुलाई 1972। लगभग 3-4 क्वेश्चन तो आपका सिर्फ समझौता से दे दिया है। ठीक है। चलिए आपका बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या हुआ है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। जो आपका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन है बच्चों ये आपका यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा बेलग्रेड। और कब आयोजित किया गया था तो याद रखिएगा प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका 1961 में आयोजित किया गया था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि
बाम सेप का मतलब क्या है? तो बाम सेप का मतलब होता है पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासेप, क्या महासंघ, याद रखिएगा। बाम सेप का मतलब क्या होता है? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका बाम सेप का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है। आज रखिए बाम सेप का फुल फॉर्म क्या होता है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज ये फेडरेशन, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है। तो वैश्वीकरण से क्या होता है? राज्य की क्षमता में आपका वृद्धि होता है कि कमी होता है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए जब भी आपका वैश्वीकरण किया जाता है इससे आपका राज्य की क्षमता में क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा कमी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताएं जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो उस राजा का नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा महाराजा बोधचंद्र सिंह, ठीक है। ये आपका मणिपुर के राजा थे जिन्होंने आपका भारत सरकार के साथ भारत में मिलने के लिए जो आपका विलय दस्तावेज था, विलय के दस्तावेज थे, उस पर आपका हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद जो आपका ओजोन गैस है, ओजोन की परत है, इसका लगातार क्षय हो रहा है और ये आपका लगातार कम हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा ओजोन। और ओजोन का क्षय होने का कारण क्या है? तो इसका क्षय होने के कारण आपका CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका लगातार क्षय हो रहा है और ये हमारे वायुमंडल से आपका कम हो रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है? तो सूर्य से आपको पराबैंगनी किरणें आती है उसको रोकना इसका काम था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेवार है, आपका मीथेन भी जिम्मेवार है और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC भी जिम्मेवार है। इनसे आपका क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पृथ्वी आपका पूरा हीट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी और नहीं कि ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? आपका जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आपका 1920 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा 1920। और इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आज रखिएगा विजय साघवचारी। किसने? विजय साघवचारी ने आपका इस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में नागपुर में, उसकी आपकी अध्यक्षता किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है बच्चों, ये आपका 1992 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा 1992। और पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसी भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका ब्राजील की जो राजधानी है रियो डी जेनेरो, कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी आपका ये यूएनओ को माना जाता है, यानी कि जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा यूएनओ। देखिए लीग ऑफ नेशन आपका की स्थापना आपका 1920 में किया गया था, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसलिए स्थापना किया गया था ताकि भविष्य में कोई भी आपका इस प्रकार का विश्व युद्ध ना हो, ठीक है। इस वजह से आपका 1920 में आपका लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुआ था, जो कि आपका लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से फेल हो गया था क्योंकि आपका 1939 में आपका फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज करके आपका क्या किया गया? यूएनओ किया गया और इसका फिर से एक नया स्ट्रक्चर दिया गया। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्टिव जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा दूंगा और जैसे ही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होगा उसके बाद आपका जो सिलेक्टेड VVI क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, वे सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो अथवा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर आ चुका है, ठीक है। तो ये सारा का सॉल्यूशन मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।